नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, कभी कभी अपनी औकात समझ में आती है। मैं यूट्यूब चैनल बनाता हूँ, 50-55 साल से पत्रकार हूँ। और जब ऐसे काम करते करते हम खुद को ज्ञानी समझने लगते हैं। मैं भी अपवाद नहीं हूँ। मैं दूसरों की आलोचना करता हूँ भी। मैं भी एक इंसान हूँ। तो कभी कभी अपने अंदाज सही निकलते हैं। हमने जो विश्लेषण किया सही निकलता है। तो एक अहंकार सा मन में आ जाता है। तो मैं भी उसमें अपवाद नहीं हूं। मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन सामने वाले बाकी जो पत्रकार होते हैं, वो उम्र से छोटे होते हैं, चुपचाप रह जाते हैं। कभी कभी उनके मन में भी शायद सवाल आता होगा, ये क्या ज्ञानी दिखा रहा है, इसकी औकात क्या है। ये आता होगा लेकिन बोलते नहीं बेचारे। लेकिन कोई ऐसा होता है कि जो आपके सामने आकर खड़ा होता है और आपकी औकात जाते जाते इतने आसानी से दिखा देता है कि बाद में हमको आश्चर्यचकित होना पड़ता है। मेरी भी बात ऐसी होगी। अचानक से एक मेरा यूट्यूब रेगुलरली देखने वाला मेरा फैन है, चाहता है, मेरे खिलाफ तो नहीं बोलेगा, लेकिन उसने बिल्कुल इनोसेंटली, निष्पाप प्रवृत्ति से मुझे एक सवाल ऐसा पूछा कि जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। मैं चुप हो गया। यानी उसको मैं खुलासा नहीं कर पाया, कि स्पष्टीकरण नहीं दे पाया कि उसका जो सवाल था उसका जवाब मेरे पास क्यों नहीं है। बिल्कुल सीधा साधा सवाल है। आप लोगों लगे आप बात का बतंगड़ बना रहे हो। वैसी बात नहीं थी ये। एक हफ्ते पहले मुंबई में जयपुर डायलॉग ने एक दिन का एक कॉन्क्लेव किया था, कोकण समिट करके। वहां बहुत सारे मेरे फैंस मुझे मिले, मुझे रेगुलर सुनने वाले बड़े भक्ति से बोल रहे थे। लेकिन एक कुछ 28-30 साल का जवान था, और उसने एक सवाल ऐसा पूछा कि मैं चकित हो गया, मेरे पास जवाब नहीं था। उसने एक बोला मुझे कि भाऊ साहब, ये जो 5 विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं या हो रहे चल रहे हैं, क्योंकि उस वक्त टाइम टेबल डिक्लेयर हो गया था चुनाव का। तमिलनाडु, केरल, असम, बंगाल और पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये 5 विधानसभा का चुनाव हो रहा है। और इस पर चर्चा हर जगह, मीडिया में हर जगह बस विधानसभा चुनाव की चर्चा चल रही है। या जो पश्चिम एशिया में जो जंग चल रही है। लेकिन उससे भी ज्यादा हमारे यहाँ लोगों को इस चुनाव में इंटरेस्ट है। तो अगर इतना बड़ा चुनाव, 5 विधानसभा क्षेत्रों का चुनाव हो रहा है, 5 विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो देश की 2 नंबर पार्टी जो है कांग्रेस, उसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी उसमें कहीं क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसका जवाब, सवाल बिल्कुल सही था। क्योंकि हमने देखा पिछले 6 महीने पहले, जब सुबुआ थी, बिहार का विधानसभा होने जा रहा है, वोटर लिस्ट यानी एसआईआर चल रहा था, वोटर लिस्ट की सुधारना यानी शुद्धिकरण चल रहा था। और लोकसभा के बाद राहुल गांधी ने एक रट लगाई थी, ईवीएम और वोट चोरी। तो वो मामला लेकर, वो मुद्दा लेकर राहुल गांधी कूद पड़े थे बिहार में। और बिहार में राहुल गांधी ने खुद के जाने से पहले अपने 2 खास दूत भेजे थे। एक थे पप्पू यादव और दूसरे थे कन्हैया कुमार। आजकल उनका नाम मीडिया लेता तक नहीं। लेकिन उस समय 6 महीने 8 महीने पहले की बात आप देखो कि बिहार का चुनाव कांग्रेस अपने खुद की ताकत पर लड़ेगी, अपने बलबूते पर लड़ाई गई, ऐसी घोषणा करके राहुल गांधी ने अपने 2 अच्छे सरदार वहां भेजे थे, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार। दोनों बिहार के हैं। एक एमपी है और दूसरे 2 बार लोकसभा चुनाव हारे हुए युवा नेता है कन्हैया कुमार। लेकिन दोनों वहां पहुंचे तो उन्होंने
लालू प्रसाद यादव से भेंट तक नहीं की। वैसे तो पिछले 2 दशकों का एक मामला ऐसा है कि जो भी कांग्रेस बिहार में चलती है वो चलाने वाले लालू प्रसाद यादव थे। उनके बाद बिहार के कांग्रेस की जो रणनीति होगी, राजनीति होती होगी, वो तय करने के अधिकार अपने आप लालू का बेटे होने के नाते तेजस्वी यादव के पास आई थी। लेकिन इस चुनाव में राहुल गांधी ने तय किया था कि हमको अपनी ताकत पर लड़ना है, हमको बिहार में अपनी संख्या बढ़ानी है, ताकत बढ़ानी है, संगठन बढ़ाना है। और उसका कारण साफ था, 5 साल पहले जो चुनाव हो गया था उसमें आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को 90 सीटें दी थी, लेकिन उसमें से कांग्रेस कुछ 20 सीटें, 19 सीटें जीत पाई, यानी 70 सीटें हार गई। अब कांग्रेस 70 सीट हार जाती है तो अपने आप उसका फायदा बीजेपी और नीतीश की पार्टी को मिला था। तो ये चर्चा मीडिया में शुरू हो गई कि अगर कांग्रेस को आरजेडी ने कम सीटें दी होती, 40 या 50 सीट दी होती, और आरजेडी ने खुद ही उस 30-40 सीटों पर चुनाव लड़ा होता, ज्यादा सीटों पर लड़ा होता, तो तेजस्वी यादव शायद बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते। तो ये जो चर्चा चली थी, इसके कारण राहुल गांधी विचलित हो गए थे और उन्होंने तय किया था, क्योंकि मीडिया में ये चर्चा चल रही थी, इस बार बिहार के चुनाव में कांग्रेस को आरजेडी ज्यादा सीटें देने वाली नहीं है, तो कांग्रेस को कम से कम 70 सीटें चाहिए थी। और अगर तेजस्वी यादव नहीं दे रहे तो उनको ब्लैकमेल करना जरूरी था, और इसीलिए कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को भेजा था। और पूरी तैयारी करने के बाद हमको आपकी जरूरत नहीं है दिखाना था, इसीलिए पप्पू यादव हो, कन्हैया कुमार हो, या जिनको कांग्रेस ने बिहार का प्रभारी बनाया था, कोई अल्लाह वरू नाम के कोई थे, वो लालू प्रसाद के यादव के घर तक नहीं गए, ना मिलने गए। यानी राहुल गांधी फिजिकली दिखाना चाहते कि हमको बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आरजेडी की जरूरत नहीं है, हम अकेले अपने बलबूते पर लड़ेंगे। फिर इन्होंने जो कुछ तैयारी की थी अलावरू ने या कन्हैया कुमार वगैरह ने, उसके आधार पर वहां एक रोजगार दो वगैरह मोर्चा शुरू हो गया, रैलियां शुरू कर दी कन्हैया कुमार और पप्पू यादव ने। लेकिन उसको रिस्पांस नहीं मिल रहा था, तो बहुत जल्दी वो क्लोज करनी पड़ी और खुद राहुल गांधी को बिहार जाना पड़ा। और राहुल ने बिहार में अपना वोट चोरी वगैरह मामला शुरू किया, बेरोजगारी वगैरह, और आरजेडी को उनके साथ आना पड़ा। आगे जाकर जो कुछ हुआ वो हमने देखा है। बुरी तरह से कांग्रेस हारी और अपने साथ आरजेडी को भी राहुल गांधी ने डुबो दिया था। लेकिन कम से कम राहुल गांधी ने उस विधानसभा में इंटरेस्ट लिया था। अपने साथ मित्र दल का भी नुकसान किया, वो बात अलग है, लेकिन राहुल गांधी फिजिकली उस चुनाव में इंटरेस्ट ले रहे थे। एक विधानसभा थी, लेकिन आज बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल और पुदुचेरी 5 विधानसभा का चुनाव हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी उसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने पहली बात तो आसाम की जिम्मेदारी अपनी बहना प्रियंका वाड्रा पर सौंप दी। उनके जाते ही इतना प्रभावित हुआ कांग्रेस पार्टी कि एक एक करके बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने लगे। तो राहुल गांधी की बहना का प्रभाव हमने देखा। बंगाल में तो पिछले कई दशकों से कांग्रेस का नामो निशान नहीं है। 2009 में जब ममता दीदी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, तब कांग्रेस के कुछ एमपी चुनकर आए थे, लेकिन बहुत जल्दी ममता और कांग्रेस में झगड़ा हो गया और ममता ने कांग्रेस को अपने दरवाजे पर तक खड़ा करना बंद कर दिया। दिल्ली में कांग्रेस के साथ रहेंगे लेकिन बंगाल में नहीं। तो कांग्रेस की हालत इतनी बुरी हो गई कि जिस कांग्रेस को बंगाल से लेफ्ट फ्रंट में वाम मोर्चा ने पूरा नेस्तनाबूद कर दिया था, उसी वामपंथियों के साथ, लेफ्ट फ्रंट के साथ कांग्रेस को हाथ मिलाना
पड़ा था। और उसके बाद जो बुरी हालत कांग्रेस और वामपंथ की हो गई, वो अभी तक उससे उबर नहीं पा रहे, 15 साल हो गए। तो बंगाल में आज कांग्रेस की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो ममता को ब्लैकमेल भी करे। तो राहुल गांधी ने अपने आप डिक्लेयर कर दिया कि कांग्रेस पूरी की पूरी 294 सीटें है, वो अपनी बलबूते पर लड़ेगी। इसका मतलब जो कुछ इनके वोट है वो शायद ममता को मिल पाते, उसका भी सत्यानाश उन्होंने कर दिया। तो इतना करने के बाद राहुल गांधी का बंगाल में जाने के लिए काम क्या बचा है? कुछ बचा नहीं है। फिर रहा तमिलनाडु। तमिलनाडु में तो मानो कम से कम 60 दशक हो गए, सॉरी 60 साल हो गए, 6 दशक हो गए। 67 में कांग्रेस तमिलनाडु में सत्ता गवा बैठी है। भक्त वत्सलम नाम के उनके कोई मुख्यमंत्री थे, वो आखिरी मुख्यमंत्री है तमिलनाडु में कांग्रेस के। वो हार गए। और वहां कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष जो थे कामराज, उनको डीएमके के एक 25 साल के लड़के ने हराया था। वहां से लेकर आज तक कांग्रेस तमिलनाडु में फिर से अपनी ताकत पर खड़ी नहीं हुई है। केरला एक ऐसा राज्य है कि जहां कांग्रेस अभी भी बची है। मुस्लिम और क्रिश्चियंस और थोड़े इधर उधर के दलित वगैरह मिलाकर कांग्रेस केरला में बची है। हिंदू वोट जो था ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट फ्रंट के साथ रहा है, और कुछ क्रिश्चियन और मुस्लिम भी उनके साथ है। क्योंकि पिछले कम से कम मेरा ख्याल है 5 दशकों से केरल में दो गठबंधन एक दूसरे के खिलाफ लड़ते, लेफ्ट फ्रंट का गठबंधन या कांग्रेस का गठबंधन। तो हर 5 साल बाद वहां सत्ता का बदल होता था। लेकिन राहुल गांधी की कृपा है कि पिनयारी विजयन दोबारा लेफ्ट फ्रंट को सत्ता में ला पाए। लगातार 10 साल से केरला में लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट है, अपोजिशन में कांग्रेस है। बीजेपी का नामो निशान नहीं था जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद अमित शाह जब कांग्रेस बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसके बाद उन्होंने बंगाल हो, तमिलनाडु हो, उड़ीसा हो या नॉर्थ ईस्ट हो, ऐसे जगह पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए प्रयास शुरू किए। 10 करोड़ सदस्य नोंदणी करने का उन्होंने एक प्रयास किया। उससे देखते देखते देश भर बीजेपी फैल गई। लेकिन बात वो नहीं है। आज का विषय जो मेरा है कि राहुल गांधी ऐसे चुनाव में क्यों नहीं जा रहे, तो इसका कारण एक साफ है। बंगाल में पैर रखने के लिए इनके पार्टी को कोई जगह नहीं है। और तमिलनाडु में 6 दशकों से अधिक समय होगा कांग्रेस कटोरा लेकर एडीएमके या डीएमके के पास दरवाजे पर भीख मांगने खड़ी हो जाती है। केरल में गठबंधन के साथ रहना पड़ता है। तो बची एक जगह है वो असम। तो पिछले 10 साल में असम में जो बीजेपी ने अपनी ताकत बढ़ाई है, उससे कांग्रेस का भट्टा बैठ गया। अब वहां भी एक बात थी, अजमल नाम के जो वहां के मुस्लिम नेता है, उन्होंने अपनी एक पार्टी मुस्लिमों की पार्टी बनाई, कुछ डेमोक्रेटिक फ्रंट वगैरह। उससे हाथ मिलाकर कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री तरुण गोगोई कुछ ना कुछ करके सरकार चलाते थे, बनाते थे। इसलिए 15 साल तरुण गोगोई कांग्रेस के असम में मुख्यमंत्री बने। ना बीजेपी की दाल गल रही थी, ना असम गण परिषद जो क्षेत्रीय पार्टी थी उनकी दाल गल रही थी। आखिर में एजीपी और बीजेपी, यानी अमित शाह की बीजेपी, नरेंद्र मोदी की बीजेपी, इन्होंने हाथ मिलाया। तब जाकर पहली बार कांग्रेस बुरी तरह से हारी और एक राष्ट्रीय पार्टी से हारी, बीजेपी से हारी 10 साल पहले। और उसके बाद तरुण गोगोई जाने के बाद कांग्रेस के पास आसाम में कोई लीडरशिप बची ही नहीं। कांग्रेस का दूसरा तगड़ा नेता था, वही बीजेपी में चला गया और राहुल गांधी पर गुस्सा होकर चला गया, जो आज बीजेपी का आसाम में मुख्यमंत्री है, हिमंत विश्व शर्मा। वो बीजेपी में इसलिए है कि मुझे नॉर्थ ईस्ट से, पूर्व भारत से
कांग्रेस को खत्म करना है। यही प्रण लेकर वो बीजेपी में आए थे, 5 साल मंत्री रहे और अभी पिछले 5 साल वो मुख्यमंत्री है। तो ऐसे में राहुल गांधी बेचारे कर क्या सकते हैं? उनकी उनके लिए सिर्फ एक जगह खाली थी, वो आसाम थी। वहां उन्होंने अपने बहना को भेज दिया और राहुल गांधी तंग आ चुके हैं। लगातार एक के बाद एक चुनाव, ऐसा माना जाता है कि 97 चुनाव राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस हारी है। लोकसभा हो, विधानसभा हो, अलग अलग राज्यों के चुनाव हो, राहुल गांधी जब से नेता बने कांग्रेस बुरी तरह से हार रही है। तो इसलिए शायद उन्होंने सोचा हो कि जाने दो, केरला में तो वहां के नेता है, अपने लाडले वेणुगोपाल है, वो संभाल लेंगे। और असम में उनके लाडले जो गोगोई का बेटा है वो संभाल लेगा। बाकी बचा कुचा काम है तो अपनी बहना संभाल लेंगे। तो राहुल गांधी चुनाव हारने से तंग आ चुके हैं। उनको हारना नहीं है और जीतना पॉसिबल नहीं है। इसका कारण ये है कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को चुनाव जीतने नहीं देते। तो बेचारे राहुल गांधी अगर इतने तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो राजनीति छोड़ दे सकते हैं, चुनाव का मामला ही छोड़ दे सकते हैं, चुनाव की लड़ाई छोड़ सकते हैं। लेकिन कैसे छोड़े? इन्होंने, यानी इनकी मां ने या इनकी घराने ने सालों से जो मीडिया इकोसिस्टम बनाई है वो इनको हारने नहीं देती। 90 से ज्यादा चुनाव मोदी राहुल गांधी हारे हैं, लेकिन वो हारे कैसे नहीं? हर हार में राहुल गांधी कैसे नैतिक लेवल पर जीत गए, ये अगर मीडिया बार बार लगातार बोलता रहा है तो बेचारे राहुल गांधी करे तो क्या करे? उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव आयोग बोलता है कि राहुल गांधी हार गए, लेकिन मीडिया और लिबरल बुद्धिजीवी, वामपंथी बुद्धिजीवी बोलते नहीं नहीं, राहुल गांधी जीत गए। अब राहुल गांधी की उलझन ये है कि चुनाव आयोग का माने या मीडिया का माने। अगर मीडिया का माने तो राहुल गांधी हारे नहीं है, और चुनाव आयोग का माने तो राहुल गांधी हार गए, कांग्रेस हार गई है। तो राहुल गांधी के सामने ऐसी उलझन है कि नरेंद्र मोदी उनको चुनाव जीतने नहीं देता, और मीडिया, दरबारी मीडिया जो है, राहुल गांधी के परिवार ने पाला पोसा हुआ जो दरबारी मीडिया है, वामपंथी मीडिया है, सेक्युलर मीडिया है, और राहुल गांधी को हारने नहीं देता। भले चुनाव में, वोटों में राहुल गांधी हार जाए, लेकिन मीडिया कहता है, बुद्धिजीवी कहते हैं, वामपंथी कहते हैं कि राहुल गांधी तो नैतिक नजरिए से जीत गए। तो राहुल गांधी को चुनाव छोड़कर नहीं भागना चाहिए, राहुल गांधी को राजनीति छोड़कर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जीत रहे। अब जब कोई बार बार आपको बोलता है कि आप हारे नहीं हो, आप जीते हो, तो आपको लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और राहुल गांधी इसी उलझन में है कि नतीजों में हार जाता हूं, लेकिन विश्लेषण में, डिबेट में मैं जीत जाता हूं। तो राहुल गांधी की ये उलझन है कि मोदी उनको जीतने नहीं देता और मीडिया उनको हारने नहीं देता। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।